तो क्रिटिकल एंगल के फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम का पेयर तुम लोगे उस हिसाब से क्रिटिकल एंगल होगा। जैसे देखो अगर हमने क्रिटिकल एंगल लिया है वाटर एयर का पेयर, तो फॉर्मूला क्या है, ये है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ/1, ठीक है, μ/1। तो वाटर एयर हमेशा लाइट डेंसर से रेयर में जाता है, ध्यान रखना ये। तो डेंसर से रेयर तो 1/μ/Ga ऐसा हो गया। उसके बाद डायमंड एयर, डायमंड एयर यानी डायमंड से एयर में लाइट जा रहा, ध्यान दो यहाँ पे म्यू कैसे लिया हमने, देखो डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। उसके बाद एक बच गया है फॉर वाटर एयर, नहीं वाटर हो गया ग्लास, तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाता है, ध्यान रखना। तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या आता है 3/2 पलट के 2/3, और इसका वैल्यू आएगा बच्चों 41 तो तुमने देखा अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, ओके। अब बताओ, अब एक बच्चे से हमने पूछा एयर वाटर का क्या होगा ये, तो एक बच्चे ने बोला उलट दो, बोले बेवकूफ कहीं के, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर जाएगा जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा तो क्रिटिकल एंगल की बात नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बच्चों वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट बोल सकते हैं हम लोग। लाइट के अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा, देखो ध्यान से, सबने पढ़ा है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, पढ़े हो ना, बिल्कुल। और अभी तुमको दिख रहा है कि साइन आईसी और म्यू का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, यानी लैम्डा और साइन आईसी का रिलेशन कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली, यानी साइन आईसी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बराबर है कि नहीं, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो लैम्डा ऑफ रेड और लैम्डा ऑफ वायलेट में किसका ज्यादा है, रेड का, दैट इज क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर ऑफ लाइट मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट। रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, वायलेट के लिए कम होगा। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ मीडियम, तो तुमने ये भी पढ़ा था म्यू प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/sin IC हो जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1/sin IC, sin IC इक्वल टू 1/μ, एक ही बात है, यानी IC और टेम्परेचर का रिश्ता कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली, यानी जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा जब जब क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा, बराबर। मीडियम का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इट मींस आईसी का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। चलो तो आप नोट कर सकते हैं तीनों फैक्टर्स, जल्दी से नोट कर लें। ये एक इंटरफेस है, बाउंड्री है, बाउंड्री जो डेंसर और रेयर मीडियम को कम ज्यादा कर रहा है। यह डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम, और लाइट डेंसर से रेयर जा रही है। अगर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो तुमने भी पढ़ा है कि लाइट ऐसे चली जाएगी, यहां पे, इधर उधर नहीं जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेंसर से रेयर जाते समय आई का वैल्यू आर से ज्यादा, आई से ज्यादा आर होना पड़ता है। अब अगर मान लो हम आईसी को और इंक्रीज करें,
थोड़ा सा, मतलब हम आई को बढ़ा दे, आई को, आईसी इसको नहीं बोलेंगे, आईसी उसी को बोलेंगे जिसके लिए R90 है। आई को हमने इंक्रीज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये लाइट मुड़ के कहां आने लगेगी, नीचे आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी। सोचो ये क्या होता है, जैसे जैसे इधर जाता है तो ये इधर इधर भागता है, तो उसकी वजह से नीचे आ जाएगा, यानी अब ये लाइट उस मीडियम में निकल ही नहीं रही है, इधर के इधर लौट के आ गए। देखो टोटल मतलब पूरा का पूरा, इंटरनल मतलब अंदर अंदर, मान लो ये पानी है, मान लो ये पानी है, तो ये पूरा का पूरा लाइट वापस पानी में ही आ गई। रिफ्लेक्ट तो तुमको समझती है, सेंडिंग बैक, बाउंसिंग बैक, यानी बिल्कुल किसके जैसा हो गया, रिफ्लेक्शन के जैसा। यानी बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई, क्या बात हो गई कि रिफ्लेक्शन के लिए हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लिए हमको ओपेक चीज चाहिए, ओपेक, और पढ़े थे लाइट जाएगा ओपेक पे टकराएगा वापस आएगा। अब तुमको हम बोले कि बिना ओपेक का ऐसे जा रहा है लाइट और वापस आ गई अचानक से, यहाँ कुछ है नहीं रोकने वाला, तो भी यहाँ पे वही हुआ ना, कुछ रोकने वाला थोड़ी है। तो सोचो लाइन बना हुआ है, अगला सोच के देखो, पानी और हवा क्या रोकने वाला है, कुछ भी नहीं, फिर भी लाइट लौट गई। अब उसके लिए एक शर्त है, क्या शर्त है कि जिस एंगल पे लाइट आ रहा होगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब ऐसा होगा। इसीलिए आपको क्रिटिकल एंगल की जानकारी रहना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि तुमने अभी पढ़ा था कि वाटर और एयर, वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है बताओ, 49 डिग्री लगभग। तो अगर लाइट 50 डिग्री पर इंसिडेंट होगा तब वापस आएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा होना चाहिए। 50 पे होगा तो वापस आएगा, 51, 52 सब पे आएगा। अगर 49 से 48 पॉइंट समथिंग भी है तो वापस नहीं आएगा। क्लियर हो गया, क्रिटिकल एंगल से कम है तो भी नहीं आएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब सारे लाइट वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल एंगल को। तो क्या सीखा तुमने, कंक्लूजन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ओपेक मीडियम के। दूसरा, इसमें लाइट का इंटेंसिटी लॉस बहुत कम होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है, होता है लेकिन कम होता है। ये जब जा रहा है तो कुछ लॉस होगा लेकिन कम लॉस होगा, रिफ्लेक्शन में ज्यादा लॉस है। जब लाइट ऐसे मिरर से टकराती है, देखो लाइट मिरर से टकरा के आएगी तो 60% लाइट ही आता है, और अगर TIR से आएगी ऐसे मुड़ के, डायरेक्ट मुड़ के आ गए तो लगभग 90% लाइट वापस आ जाता है। तो इसमें इंटेंसिटी लॉस कम है, इसमें इंटेंसिटी लॉस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, इतनी बातें समझ में आ गई सबको। इसका नाम रिफ्लेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें लाइट वापस उसी मीडियम में आ रहा है, बिल्कुल लाइक है रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ TIR। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, पहला कंडीशन है कि लाइट रे शुड ट्रेवल must passes from denser to rarer। तो डेंसर रेयरर कैसे डिसाइड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब मेरे पास यहाँ μ1 लिखा है, यहाँ पर μ2, तो कौन ज्यादा होना चाहिए, μ1 ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा भी हो लेकिन होना चाहिए, μ2 से थोड़ा सा भी हो लेकिन होना चाहिए। दूसरा, मतलब यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, हवा है, मान लो ऊपर पानी रहता तो होता ऐसा, नहीं होता, या ऊपर डायमंड रहता, कांच रहता, इससे डेंस रहता तो नहीं होता। ठीक है, ओके। दूसरा कि आई का वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, जिसपे आके एंगल इंसिडेंट होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, IC के, यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, IC के ज्यादा होना चाहिए तभी होगा,
बराबर, क्योंकि आईसी पर तो ये 90 बनाता है, नीचे वापस आने के लिए आईसी से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी में लॉस बहुत मिनिमम होता है। अब पढ़ना हम लोग को इसका एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां यूज होता है। अपने आसपास जितनी भी चीजें शाइनिंग करती हुई दिखती है तुमको, जैसे शाइनिंग ऑफ डायमंड और ऐसे कोई भी चीज शाइनिंग दिख रहा है चमकीला, तो समझ जाओ वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कांच का तुम देखो क्रैक होता है, जैसे कांच है टूट गया, उसका क्रैक साइन करता है। देखो अगर तुम्हारे मोबाइल का कभी कांच टूट जाए, ऐसे तिरछे में देखो, टेढ़े में, तो साइन करता है, क्रैक करता है ना। बहुत सारी चीजें तुम्हारे आसपास साइनिंग दिखती होगी, जो भी चीज साइनिंग करते हुए दिखती है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहां कहां आपको दिखते हैं, तो पहला है बच्चों एप्लीकेशन शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब in water, placed in water या placed in beaker। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा बीकर है, इसमें एक हमने टेस्ट ट्यूब रख दिया खाली, ठीक है। और इसको हम कहीं से भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से। बाहर से हम देखेंगे। अब देखो इसमें पानी भरा हुआ है, अंदर खाली होना चाहिए यानी एयर है, और यहां पर वाटर दिख ही रहा है। अब लाइट रे कहीं से भी आएगा इस पे, सबसे पहले हवा से लाइट आया, देखो एयर से डेंसर आया, यहाँ पर TIR हो सकता है कि नहीं बताओ, हवा से वाटर में आ रहा है। बताओ बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब डेंसर से लाइट आना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है, इस सतह पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट कहां से आ रहा है, रेयर से। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ के अपना यहां पहुंचेगा, दिख रहा है टुवर्ड्स मुड़ा हुआ, ओके। अब ये डेंसर है और ये रेयर है अंदर, यहां पर अगर लाइट अंदर घुसेगी तो वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो एंगल थोड़ा सा यहां बढ़ ही गया है, तो ये लाइट यहां से टकरा के इधर मुड़ जाएगी। तो लाइट किधर जाना चाहिए, क्योंकि तो कांच है, खाली है, फिर भी नहीं गई। फिर और एक लाइट ले लो, तो इस तरह से देखो ये लाइट आई और मुड़ के इधर चली गई, तो उसको ये चीज साइनिंग दिखेगा, समझ गया। ये सतह पूरा कैसा दिखेगा, साइनिंग। साइन करना क्या होता है, कोई भी चीज चमकता कब है, जब उससे पूरा लाइट तुम्हारे आंखों तक पहुंच जाए। हो सकता है तुमको बोर्ड पे कोई हिस्सा चमक रहा हो, तो क्यों चमक रहा है, क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि वहां पर से जो लाइट आ रहा है वो तुम्हारे आंखों पर पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो साइन करने का नतीजा है। अब साइन कब नहीं करेगा, देखो मान लो लाइट ऐसे तिरछे में डाल दें, ये लाइट ऐसे टकरा के इधर वापस हुई, तो नहीं साइन करेगा, क्योंकि मेरे आंखों पर नहीं है। सामने हम यहाँ लाइट जला दें तो ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, दैट इज साइनिंग। क्लियर हो गया। साइन कोई भी चीज कब करता है, जब उससे टकरा के आंख मेरे, मतलब उससे टकरा करके मेरे आंखों पे लाइट आता है स्मूथ सरफेस से। रफ पे क्यों नहीं साइनिंग होता है, क्योंकि रफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ज्यादातर स्मूथ होता है। तो देखो अब ये लाइट आई और टकरा के इसके आइस पे पहुंच गई, तो ये सरफेस उसको कैसा दिखेगा, साइनिंग दिखेगा। अब इसमें एयर है, मान लो इसमें हम पानी भर दिए, मान लो इस ट्यूब में हम पानी भर दिए, तो ये देखो ये भी वाटर ये भी वाटर, डेंसर डेंसर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, डेंसर डेंसर, तब ये TIR होगा, नहीं होगा। TIR होने का पहला शर्त है कि लाइट डेंसर टू रेयर जाते हुए दिखना चाहिए, ये डेंसर है इधर रेयर है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया क्या। दूसरा है बच्चों बोलते अगर कोई मेटल का बॉल ले लो, उसमें कालिख लगा दो, कालिख लैंप ब्लैक, और उसको पानी में डुबा दो तो शाइनिंग करता है। ये भी वही सब कहानी है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
डायमंड का साइन करना। देखो डायमंड में साइनिंग के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। ये डायमंड है, इसमें लाइट ऐसे गया तो पहला हवा से डेंसर में गया तो नहीं होगा TIR, ऐसे घुस जाएगी वो, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। अब वो डेंसर से रेयर जा रहा है और डायमंड का क्रिटिकल एंगल बच्चों वेरी लेस होता है, बहुत कम, 24 डिग्री बहुत कम होता है। मतलब इसमें जितने भी लाइट 24 से ज्यादा पे घुसेंगे, और 24 बहुत छोटा एंगल है, लगभग सारे लाइट 24 से घुसेंगे तो ये जाएगा और इसके सरफेस से वापस आएगा। अब डायमंड की कटिंग ऐसी होती है कि जो भी लाइट इसमें इंसिडेंट हो वो अलग अलग सतह पर पड़े, समझ रहा, हर जगह बारीक बारीक ऐसे कटिंग होती है, फोल्डिंग ऐसे ऐसे ऐसे। तब क्या होगा, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो बहुत सारे जगह पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी और हर सतह से रिफ्लेक्ट होके वापस निकलेगी ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी लाइट रे एक थोड़ी होता है, लाइट रे करोड़ों की संख्या में जाती है। अब हर सरफेस से एक एक लाइट अगर निकलने लगे तो डायमंड कैसा दिखेगा, हम यहां से देखेंगे तो शाइनिंग। शाइन मतलब क्या होता है, चमकना भाई, तो बहुत ज्यादा चमकीला दिखेगा, क्योंकि इसमें ऐसा लाइट पूरा फैल के निकलेगा। तो डायमंड के लिए शाइनिंग के लिए दो लोग जिम्मेदार, एक कटिंग, एक ये क्रिटिकल एंगल कम होना और दूसरा उसका कटिंग भी, उसका जो ऐसा बारीक बारीक फोल्ड्स दिए गए हैं उससे भी बहुत ज्यादा शाइनिंग करने में इसको मदद मिलता है। क्योंकि जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो हर फेस पे इंसिडेंट होती है, हर सतह पे। मान लो डायमंड में यहाँ पे 1 2, समझ रहा है, ऐसा 20 कटिंग वाले सरफेस, 1 2 3 4 5, सब पे लाइट गया और सबसे वापस आए। वापस तो पक्का आएगा, डायमंड में निकलने का चांस नहीं, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। समझ लो, जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसमें लाइट बाहर नहीं निकल के वापस आ जाएगी। तो इस शाइनिंग ऑफ डायमंड के लिए भी कौन जिम्मेदार है, क्रिटिकल एंगल कम होना। तो आप ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हेडिंग लगाएं, इसको हम लोग नोट करेंगे, ये सब नहीं नोट करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगाएं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड लिखो, द शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सब में पहला लाइन यही होना चाहिए, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फुल स्टॉप पे लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम, refractive index of diamond is maximum, refractive index of diamond is maximum, so its critical angle is minimum. And the cutting of diamond is such that when light entered to it, it falls on many surfaces. ये गिरता है बहुत सारे सरफेस पे, एंड रिफ्लेक्ट बैक, एज अ रिजल्ट डायमंड शाइन, चलो तीसरा लिख लो, शाइनिंग ऑफ क्रैक्स ऑफ ग्लास। शाइनिंग ऑफ क्रैक्स ऑफ ग्लास। लेकिन अगर तुम ऐसे तिरछे में देखोगे तब, टेढ़े में, सामने से देखोगे ऊपर से नहीं दिखेगा, बराबर। ग्लास क्रैक ऐसे देखोगे तो नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर जाएगा लाइट, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे तिरछे में देखो, ठीक है। चौथा बच्चों इस्तेमाल है इसका मिरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरेज को हम लोग इल्यूशन
इल्यूजन ऑफ वाटर लेक भी बोलते हैं। तुम पढ़े होगे कि रेगिस्तान में होता है या डेजर्ट में ऐसा लगता है कुछ दूर बाद पानी है गिरा हुआ रोड पे। तुम्हारे इधर भी तो होता है गर्म, जब रोड जब बहुत गर्म हो जाती है तो ऐसा लगता है रोड पे पानी गिरा हुआ है, गीला गीला शाइनिंग लगता है पानी है। तो वैसा ही मिरेज उसी को बोलते हैं। मैंने हमको वाटर लेक तालाब जैसा भ्रम होगा कि वहां पे तालाब है, बट होता नहीं। ठीक है, ये कैसे होता है आप 10th में पढ़े होंगे। देखो डेजर्ट में कोई लॉन्ग सा प्लांट है, खजूर गुजरू का पेड़ है ऐसे, और यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जा रहा है ऊंट पे चढ़ के जाता है बोलते हैं, और यहां पर नीचे में रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तुम सुने होगे। तो यह हॉट एयर है नीचे में, और हॉट एयर किसके जैसा काम करेगा, रेयरर के जैसा, और ऊपर में कोल्ड एयर है और वो किसके जैसा काम करेगा, डेंसर। अभी तुमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बदलने से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। कोई भी वस्तु हमको कब दिखता है, जब उससे लाइट हमारे आंखों पे आता है। तो इससे लाइट हमारे आंखों पे आ रहा है पेड़ से, लेकिन हो क्या रहा है कि नीचे नीचे जैसे आएगा लाइट रेयरर होते जा रहा है। तो लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाए, तुम पढ़े हो सब, डेंसर से रेयरर में जाए तो अवे मुड़ता है, सॉरी टुवर्ड्स बोलती है, देखो अवे ऐसा ऐसा भागेगा। तो लाइट रे हर सेकेंड थोड़ा थोड़ा अवे 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 दिख रहा है, हर सेकेंड थोड़ा ऐसे भाग रहा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्यों नहीं आ रहा? ऐसा तब आता जब नॉर्मल मतलब गर्म ठंडा नहीं होता, सीधे लाइट आ जाती, और यहां से भी सीधे लाइट इसके ऑब्जर्वर की आंखों पर आ जाता है और दिख जाता है, सीधे दिखता है, कुछ पानी का लेक वेक नहीं दिखता। लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चों, सीधे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया है। जैसे लाइट सीधे चलेगा, मान लो यहां से चलाते हो लाइट को, उसको अवे मोड़ देगा और अवे मोड़ देगा, ऐसे मोड़ते जाएंगे वो। तो यहां से जो लाइट चल के आएगा वो अवे मुड़ते जाएगा, मुड़ते जाएगा। जिस जगह पर एंगल ऑफ, क्योंकि देखो अवे मुड़ने से क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा ना, अगली बार और बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम का जो आर है सेकंड टाइम का आई होता है ना भाई, हो भरे होगे तुम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। जिस जगह पर मान लो यहां पहुंच के ऐसा देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ऐसा मुड़ा, तो हमारे आंखों पे लाइट आया है तो हमको कुछ तो दिखेगा ही। तो हम लोग को कैसा दिखता है, अपैरेंट पोजीशन दिखता है, यहां पर दिख जाएगा पेड़, और वो वाइब्रेटिंग होगा। को बोला क्यों वाइब्रेटिंग होगा, बिकॉज ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह रुके रहते हैं क्या, नहीं रुके रहते ना भाई, ये चलते रहते हैं। तो ये लाइट हमको अलग अलग एंगल पे आंखों पे पहुंचेगा, कभी ज्यादा बेंड होके कम पहुंचेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी आगे कभी पीछे, बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहते हैं और ये फिजिकल कंडीशन हमेशा बदलता रहेगा, तो ये हमको वाइब्रेटिंग दिखेगा। अब तुम सोचो जमीन पर कोई चीज परछाई हिलता हुआ कहां दिखता है, तालाब में। तालाब पे कभी गए हो, तालाब के किनारे तुम जाके देखना, पेड़ जो रहते हैं उनके परछाई पानी पे बनता है और वो हिलते रहते हैं एनी टाइम। तो अपने को लगेगा अरे वहां पे परछाई हिल रहा है, मतलब वो तालाब है। समझ में आ गया? क्योंकि जमीन पे तो परछाई नहीं बनता ना, ऐसा तो नहीं कि उस खेत पे पेड़ खड़ा है खेत में और वहां परछाई बन रहा है, नहीं और हिलता है। शैडो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शैडो, इमेज और शैडो में फर्क होता है। जैसे पानी के तालाब में तुम हरा हरा पेड़ का पत्ती पेड़ है तो हरा हरा ही दिखेगा, शैडो में तो ब्लैक हो जाता है ना भाई, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और ये वाइब्रेटिंग होने से अपने को लगता है कि पानी है, और नहीं वाइब्रेट हो तो नहीं लगेगा हम लोग। ठीक है, हम लोग को क्या लगेगा, कांच रखा हुआ है नीचे, हाँ ऐसा लगेगा कांच रखा हुआ है, बट वो वाइब्रेट होने से ऐसा लगता है वाटर है। फिर इधर वाटर इल्यूजन समझ के बेचारा छलांग मार देगा, कूद जाएगा पानी में, तैर ले, थोड़ा सा चोट लग जाएगा उसको, जमीन है तो। बराबर है, समझ में आ गया मिरेज क्यों बन रहा है भाई, ये कोल्ड और हॉट एयर बनने से। कोल्ड और हॉट एयर क्यों बना, हॉट एयर क्यों हुआ, बिकॉज सैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वहां की हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे रेयर मीडियम क्रिएट हो जाता है, फिर रात में वैसा नॉर्मल हो जाएगा, सब एक जैसा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो मिरेज समझ में आ गया होगा। तो अगला मिरेज लिख लेते हैं हम लोग,
मीरेज लिख लो, लिखो मीरेज is formed due to total internal of light, TIR of light. Mirage is formed due to TIR of light. देखो in desert sand become very hot in daytime. Then become very hot in daytime. So it behaves as rarer medium than upper layers. So it behaves as rarer medium than upper layer of air. Full stop. When light rays coming from tall trees, it travel from denser to rarer medium. So it bend away from normal. As soon as angle of incidence become greater than critical angle, it reflect back and reaches to the observer's eye. Then observer can see inverted and vibrating image of tree on ground. Which creates illusion of water lake. कि ऑब्जेक्ट जो होता है, यहां पर देखो, यहां पर क्या था, ऊपर कोल्ड नीचे हॉट, ठीक है, और यहां पर नीचे कोल्ड है ऊपर हॉट, तो ऑब्जेक्ट ही भी नीचे है, उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर था, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नीचे है। तो कोई समुद्र में दूर में कोई जहाज आ रहा है और ठंडा होना चाहिए नीचे, तो कोल्ड एयर नीचे होता है। क्यों? समुद्र का पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, तुमको पता होगा। ऊपर हॉट एयर है, यानी नीचे रेयर है, डेंसर है, ऊपर एयर। अब कोई भी चीज तभी दिखता, मान लो ऐसा नहीं रहता तो लाइट सीधे आती, सीधे इसको दिख जाती। अभी लाइट जब ये चलेगी तो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ते ऐसे जान जाएगी, देखो ऐसे मुड़ के पहुंचेगी। समझ रहा है लाइट क्यों मुड़ रहा है? हमेशा वो किधर से किधर, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये मुड़ के पूरा वापस आ जाएगी। ओके, अब क्या होगा बच्चों? अब ये चीज हमको यहां पर ऊपर में ऐसे उल्टा दिखेगा, उल्टा। तो इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, हवा में लटका हुआ, देखो लगेगा जहाज हवा में तैर रहा। अबे तेरी, कैसा है? बराबर है। इसको लूमिंग बोलते हैं। तो लूमिंग और इसमें मिराज में क्या अंतर है? तो लूमिंग में कोल्ड एयर नीचे, हॉट ऊपर। ये कोल्ड कंट्रीज में बनता है, ठंडे देशों में, हर जगह नहीं बनता है। समझ में आया? और वो कहां बनता है? डेजर्ट में। ये क्या बनता है? कोल्ड कंट्री में। इसमें इन्वर्टेड दिख रहा है, उल्टा। उल्टा तो खैर इसमें भी दिख रहा है, देखो
ठीक है, बट इसमें इमेज ऊपर दिख रहा है, इसमें नीचे दिख रहा है, अंतर देखो। ये इल्यूजन ऑफ वाटर लेक क्रिएट करता है, ये नहीं करता है। क्यों, हवा में कोई चीज दिखेगा थोड़ी वाटर लेक क्रिएट होगा। तो अपने को जहाज ऊपर ऐसा उल्टा दूर से दिखेगा। ठीक है, कोल्ड कंट्री में फॉर्म होता है क्योंकि हवा वहां पे बहुत नीचे का ठंडा होना चाहिए तब ऐसा होगा। ठीक है, तो लूमिंग हेडिंग लगाएं जल्दी से। देखो, समटाइम्स इन कोल्ड कंट्रीज नियर द सी, समटाइम्स इन कोल्ड कंट्रीज near the sea, an inverted image of distant object, an inverted image of distant यानी दूर object is seen. This is called looming of water. देखो, this happens due to total internal reflection, the TIR. It gives false impression of ship. It gives false impression of ship, जहाज। चलो बस डायग्राम छाप लो, उसके बाद हमने लिखा थे क्या, ये सब लिखा सकते हैं कि नीचे का हवा कोल्ड है, ऊपर का हॉट है, तो डेंसर से रेयर आया तो अवे मुड़ते गया, फिर ऐसा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। चलो बच्चों, अगला है कौन सा नंबर चल रहा है? द फिश आई व्यू। अब देखो ये क्या है, तो एक तालाब है, इसमें एक मछली है, तो नॉट मछली, कोई स्विमर भी हो सकता है, और पानी में से ऊपर देख सकते हैं ना हम लोग, बराबर। दो, मान लो यहां से लाइट ऐसे गई, और क्योंकि डेंसर से एयर जाना चाहिए, वाटर है, और ये एयर है। अब यहां पर एक एंगल बन रहा आई, अगर आई का वैल्यू, I1 का वैल्यू कम है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल पे होता है तो R90 होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो रिफ्लेक्ट बैक होता है, कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, ये लाइट ऐसे मुड़ के इधर जाएगी, इसको दिखेगा ऊपर का। मान लो ये दूसरा लाइट है, तो जितना दूर जाएंगे उतना आई का वैल्यू बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ज्यादा हो रहा है, ये देखो पास में कम होगा। तो मान लो ये वैल्यू I2, ये जो I2 है वो इक्वल है क्रिटिकल एंगल, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, बराबर। क्या यहां का चीज उसको दिखेगा? नहीं, यहीं तक दिखेगा ऐसे। अब अगर मान लो अगला लाइट हम ले लें यहां पे I3, अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो पक्का I3 ज्यादा होगा इसी से, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तब तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा, ऐसे मुड़ जाएगी, यानी अब उसको नहीं दिख रहा है, अब उसको नहीं दिख रहा है। तो कहां तक उसको दिख रहा है? यहां तक, देखो यहां तक का व्यू दिख रहा है इसे, क्लियर है? एक कोन बनता है, क्या बनता है बच्चों? एक कोन, व्यू कोन भी बोलते हैं उसको। तो एक कोन का निर्माण होता है बच्चों। ओह, थोड़ा इधर कम ज्यादा हो गया, हाँ नहीं यही तक है ना, ठीक। तो डॉटेड लाइन से बनाना, ठीक है? तो उसको कोन शेप में दिखता है। कोई भी स्विमर या कोई भी इंसान जब अंदर रहेगा तो उसको कैसे दिखेगा? कोन शेप में।
क्लियर है? यानी जितना नीचे और डेप्थ में रहेगा उतना ज्यादा उसको दिखेगा। ये बात तो आपको समझ गया होगा। कौन शेप में दिखता है? ओके। मान लो कि ये पानी के नीचे h हाइट डेप्थ पे है, h, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जिसमें वो डूबा हुआ है पानी का। समझ में आ रहा है डायग्राम कि नहीं आ रहा है समझ में? सबको बताएगा डायग्राम समझ में आ रहा है? यहां के बाद उसको नहीं दिखेगा, इससे थोड़ा सा ही पहले दिखेगा क्योंकि लाइट सब उधर जा रही है। ओके, यहां के बाद वाले सब नहीं दिखेंगे, तो लाइट ऐसे वापस आ जाएगी, नहीं दिखता। क्लियर है? तो वो आपका व्यू कोन बन गया, यानी कोन के शेप में उसको कोई भी चीज दिखाई देगा, कोन के जैसा उसका व्यू एरिया है। ठीक है, तो उसका व्यू एरिया इन द शेप ऑफ कोन। इन द शेप ऑफ सर्कल होगा। यहां पर तो सर्कल बन रहा है ना, ऊपर जो दिख रहा हो तो गोल है ऐसा। ओके, एरिया लिखा है ना हमने यहाँ पे, इसलिए। सुनो, अब हम लोग को पता करना है कितना एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर, ये आर हो गया। तब आपको इसका हम अलग से डायग्राम फ्रेश बना दे रहे हैं। तो ये कोण हो गया, तो ये h डेप्थ हो गया और ये r रेडियस हो गया। h हाइट नीचे पानी में है वो। अब यहां पर नाम दे दो A B C। अब ये ऐसे जा रहा था, यहां पे नॉर्मल था, यहां पर एंगल था I, तो यहां पर भी उतना ही होगा IC। होगा कि नहीं होगा? IC है ना, ये क्रिटिकल एंगल पे जा रहा था, याद है? ये ऐसे जा रहा है, देखो क्रिटिकल एंगल, तो ये IC है तो ये भी IC। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, साइन IC का वैल्यू निकाल लो। साइन IC का वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है? P बाई H। अच्छा, ये H कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। और ये 90 है, ये हाइट है और ये R है, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा ना। तो साइन थीटा क्या होता है? P बाई H। P कौन है? थीटा के सामने वाला P, यानी R अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड ये भी तुम जानते होगे कि साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू है ना भाई? बिल्कुल है। किसका म्यू? म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यहां पर सीधा लिया जाता है, याद रखना। क्यों हमने पलटी किया था, याद होगा ना तुमको? 1 अपॉन किए थे वहां पे, तो क्रिटिकल एंगल का जब हम डेरिवेशन किए थे तो उसको पलट दिए थे, तो 1 अपॉन म्यू हो गया। साइन IC का वैल्यू आप डाल दो यहां से, ये वाला, देन R अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू। हमारा टारगेट है R निकालना। क्यों? रेडियस निकलेगा तभी एरिया निकलेगा, रेडियस निकलेगा तभी एरिया निकलेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे म्यू R इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो म्यू स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब ये R इधर लाके कॉमन ले लो, तो म्यू स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू H स्क्वायर। तो R इक्वल टू आ जाएगा बच्चों H स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो R स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो R कैसे निकल जाएगा? R निकल जाएगा, अंडर रूट कर दो, इसका रूट करोगे तो आ जाएगा H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एरिया ऑफ व्यू कितने दूर तक मछली को दिखेगा? पाई R स्क्वायर।
पाई इंटू आर का वैल्यू आपके पास है, आप डाल लें और आराम से कर लें। तो पाई एच स्क्वायर अपॉन, यहां से रूट कट जाएगा, इतना एरिया उस मछली को दिखाई देगा। सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि नहीं आ गया? तो ध्यान दे कैसे कैसे लिखा हमने, पहले ये लिखे यहां से और फिर ये। तो कोई भी मछली या कोई स्विमर पानी के अंदर है तो उसको ये एरिया दिखेगा। किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? देखो हाइट, बताया था ना हमने, हाइट मतलब डेप्थ, जितना नीचे वो गहरा पानी में रहेगा उतना ज्यादा दिखेगा उसको। और दूसरा म्यू, म्यू जितना कम रहेगा उतना ज्यादा दिखेगा। अच्छा है ना? ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इस्तेमाल है बच्चों टोटल इन टोटल रिफ्लेक्टिंग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैसा होता है? तो ऐसा प्रिज्म जिसके दो साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 होना चाहिए, ये दोनों एंगल 45 प्रिज्म तो तुम देखे होगा ना, एक ट्रायंगल रहता है, ऐसा रहता है, एक दो ट्रायंगल रहता है और तीन रेक्टेंगुलर फेस रहते हैं, राइट? तो ये जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, दो एंगल 45, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके बढ़िया। अब देखो, अब इसमें हम लोग अलग अलग तरह से लाइट को यूज करते हैं। पहला इस्तेमाल करते हैं टू डेविएट लाइट, टू डेविएट लाइट रेस बाय 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री पे लाइट को मोड़ना है तो कैसे मोड़ेगा? इसको ऐसे रख दो, ये 90 है, बिल्कुल है। अब यहां से लाइट डालो, अगर इधर से लाइट जब आएगा तो यहां पर तो नॉर्मल आ रहा है बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल आता तो नहीं मुड़ता, पढ़े हो तुम। यहां पर नॉर्मल नहीं आ रहा है, यहां पर कुछ एंगल बन के आ रहा है। अब देखो ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। और तुमने पढ़ा होगा कि ग्लास के लिए, ग्लास वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 41। IC फॉर ग्लास इज, अब ये तो 45 पे है, 41 होगा तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा निकल जाएगा, बराबर एक नहीं, TIR हो गया। देखो लाइट 90 से मुड़ गया, 90 से मोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई डिवाइस नहीं है इसके अलावा, लाइट भेज के वापस लाना मिरर से पॉसिबल है, 90 से कैसे मुड़ेगा? अब इसका इस्तेमाल होता है बच्चों पेरिस्कोप में। कौन सा डिवाइस यूज होता है? पेरिस्कोप। बचपन में कभी सभी लोगों ने पेरिस्कोप बनाया होगा, पेरिस्कोप बनाए होंगे, ठीक है? तो पेरिस्कोप में इसका यूज है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? तो दुश्मन को सबमरीन में यूज होता है, देखे होगे ना तुम, सबमरीन जो पनडुब्बी होता है, पानी में डूबा रहता है, बाहर देख लेता है, या पहाड़ के इस पार से उस पार देखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? दो प्रिज्म लगा देंगे ऐसे, यहां और यहां। इससे क्या होगा? देखो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट चल के यहाँ आएगा, फिर ये 90 डिग्री से मोड़ देगा, यहाँ जाएगा, फिर ये 90 डिग्री से मोड़ देगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, क्या बात है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के यहाँ का चीज देख लिया। मान लो ये समुद्र में है, सबमरीन के अंदर बैठा है, समझ में आया? तो बिना बाहर निकले देख लिया बाहर समुद्र के ऊपर कौन घूम रहा है सरफेस में, दुश्मन की नहीं। ठीक है, तो समझ गया होगा इसका इस्तेमाल। ओके, एक और इस्तेमाल है प्रिज्म में, टू डेविएट लाइट 180 डिग्री। वन 180 डिग्री से भी लाइट को डेविएट कर सकता है। देखो कैसे,
ये जो बेस है ना उस पे लाइट डालें। तो ये 90 है, तुमने पढ़ा अभी, इस पे लाइट डालो। देखो फिर से नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, ये 45 है, ये भी 45 का हो जाएगा, फिर ये लाइट TIR हो जाएगा। एक सेकंड, फिर यहां आएगा, बाहर नहीं निकलेगा, यहां आएगा, फिर यहां भी नॉर्मल बनाओ। कोई बोला 2 बार TIR हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जब जब वो TIR दिखाते जाएगा। तो लाइट ऐसे गई, वापस आ गई, कितने से बेंड होगी बताओ, 180 डिग्री। इसका इस्तेमाल होता है बच्चों बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स जानते हैं क्या? दूरबीन बोलते हैं मेरे हिसाब से, नहीं दूरबीन बोलते हैं। तो दूरबीन में इस्तेमाल होता है, बाइनोकुलर्स में, ठीक है। उसके बाद होता है, अब देखो तुम अगर देखोगे ध्यान से तो मिरर जो होते हैं, कॉनकेव मिरर, वो ऑब्जेक्ट और इमेज को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां रखो, इमेज नीचे, समझ रहा है, ऊपर नीचे हो गया, एक लेवल में नहीं, एक सिधाई में, ऊपर या नीचे हो गया। बट अगर आप चाहते हो बिना डेविएशन के इमेज बने, टू फॉर्म inverted image without deviation, तो आप लोग बनवा सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, अब मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट चली, अब ये 90 पे नहीं आया, देखो यहां सब पे 90 पे आ रहा था, सीधे घुस जा रहा था, इसमें नहीं सीधे घुसेगा। अब ये रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा, मुड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा मुड़ेगा ना, नॉर्मल ऐसा बनेगा, ज्यादा मुड़ गया नहीं, तो नॉर्मल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसे नहीं जाके ऐसे मुड़ेगा। बराबर। फिर यहां पर TIR होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा, ऐसे निकलेगा, ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ गया? ओके। फिर यहां बॉटम से एक लाइट चला, और वो भी ऐसा मुड़ के यहां पहुंचेगा, किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां पर TIR होगा, फिर यहां पे ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये टॉप वाला लाइट, ये टॉप वाला लाइट कहां चला गया, बॉटम में, और बॉटम वाला लाइट टॉप में, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गया ऑफ द सेम साइज। अब तुमसे अगर हम बोले कि इन्वर्टेड इमेज बना दो सेम साइज का, तुम कौन सा मिरर यूज करेगा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर सेम लेवल पे नहीं बनाता, यहां रखोगे तो नीचे कर देता है, देखो। कोई बोलेगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में इन्वर्टेड नहीं बनता, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। तो ये होगा इस्तेमाल TIR के अगला, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। क्या में इस्तेमाल हो गया, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। क्या करता है, ये लाइट को 90 डिग्री पे बेंड कर सकता है, जो कि पेरिस्कोप में काम आ जाता है, 180 में बेंड कर सकता है बाइनोकुलर्स में, इन्वर्टेड इमेज बना सकता है विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन का इन्वर्टेड इमेज, वो भी कहीं कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से नोट कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे, लिखो, देखो TIR is used in prism
to deviate light ray through 90 degree, comma, to deviate light ray through 180 degree, to deviate light ray from 180 degree, and to form erect and to form inverted image, ऐसा लिखो, inverted image without deviation, and to form inverted image without deviation. चलो बच्चों जल्दी से छाप लो इसको। तो अगला एप्लीकेशन हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्यों नाम रखे? क्योंकि इसमें लाइट ट्रैवल हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से वायर है जिससे हम लोग किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के रूप में हम लोग सिग्नल को एक जगह दूसरे जगह भेज सकते हैं। कैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर का बनावट? तो देखो इसमें बीच में लगा होता है कोर। क्या लगा होता है बीच में? कोर बोलते हैं उसको। ऐसा कुछ मटेरियल का बना रहता है, कांच का नहीं रहता है क्योंकि मुड़ता भी है, रबर जैसा कुछ रहता है, ट्रांसपेरेंट का रबर, ठीक है। और उसके बाहर रहता है बच्चों एकदम पतला सा लेयर रहता है, उसको बोलते हैं क्लेडिंग। फॉर्मेलिटी के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर कौन सा मीडियम होना जरूरी है? रेयर। ये हो गया कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 होता है। और ये हो गया क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से बहुत थोड़ा सा कम रखा जाता है। मान लो इसका μ2 रख लिया, μ1 ज्यादा होना चाहिए, μ2 कम, बराबर है। और उसके बाद प्रोटेक्शन रहता है, प्लास्टिक का कवर रहता है इसके ऊपर, ये सबको बचाने के लिए। तुम एक जैसा बनाना, मेरा मोटा पतला बन गया। तो जब इसमें हम लोग अपने सिग्नल को लाइट के फॉर्म में ऐसा डाल देंगे। अब हम मिटा रहे हैं कलर बीच में से क्योंकि लाइट बनाना है अपने को, बट इसे कोड है, ध्यान रखना। ये क्लेडिंग है। तो जैसे ही लाइट को हम इंसिडेंट किए तो एक एंगल पे इंसिडेंट हुआ। दैट एंगल, वो जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यानी लाइट को ऐसे एंगल पे डाला जाता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो फिर क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये डेंसर है, बाहर रेयर है। देखो μ2 कम है तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर जितना एंगल बना था वहां बगल में भी उतना ही बनेगा, I = R से। फिर वही एंगल यहां भी आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी एक बार हम ज्यादा करके डाल दिए तो चलते रहेगा। ऐसे लाइट ऐसे चलते ये देखो लाइट सिग्नल। तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में बना देंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में कौन बनाता है? डायोड, बराबर। जैसे बल्ब से देखो इलेक्ट्रिसिटी दी, लाइट निकल गया, अब वो लाइट इसमें डाल दी, वो लाइट चलते चला गया। अब लाइट से फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लो, पढ़ो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट डाले तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और इससे बहुत तेजी से जाएगा क्योंकि लाइट सबसे फास्ट चलता है। दूसरा डेंजरस नहीं हो, क्योंकि मान लो वायर कहीं टूट गया, किसी को शॉक तो नहीं लगेगा। अगर करंट भेजते तो डेंजरस था,
बराबर। तो हाई स्पीड में जाएगा लाइट के स्पीड से, फिर डेंजरस नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है कि ये महंगा है, ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगा होता है। बस बाकी कोई नुकसान नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लाइट के रूप में भेज सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, और जो सोचता है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्किंग कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, चलो ऑप्टिकल फाइबर रेटिंग लगाएं। ये 1.48 होता है, देखो इसका कितना कम है। ये ज्यादा गैप नहीं रखोगे तो तुमको आई का वैल्यू कम रखना पड़ेगा, sin i बाई sin r। चलो लिखो, चलो ऑप्टिकल फाइबर में लिखो, द डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफर द ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। एक और बात अच्छी है, यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा। हमने क्या बताया था, TIR में कम लॉस होता है। यूज टू ट्रांसफर सिग्नल, लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। इसका खोज किसने किया था? टिंडल ने। टिंडल जानते हो ना, टिंडल इफेक्ट सुने होंगे। अगला पॉइंट में लिखो, इट हैज 3 मेन पार्ट्स। पहला कोर, दूसरा क्लेडिंग, तीसरा प्लास्टिक जैकेट। कोर में लिखो, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर which is made by transparent material, which is made by transparent material. Its diameter is 10 to 100 micrometer. 10 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर समझता होगा 10 का पावर माइनस। अगला लिखो, विथ रिफ्रैक्ट, उसी में 10 to 100 माइक्रोमीटर के बाद लिखो विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। कैसे जोड़ा है तो पढ़ता नहीं है, डेली जरूरत है क्या? तो फीस दूंगा। डायग्राम बनाओ तो तक 1 मिनट में, 1 सेकंड। हेलो, प्रियंका राहरवे कौन है? रोशनी है क्या? प्रियंका राहरवे। अच्छा वैशाली है क्या? ठीक। ये शुभ बीट्स कौन है? कौन सा ग्रुप में? अंडरस्कोर भेजना। इसलिए भी बोलो नहीं।
इसीलिए कम लोग आए, सोचने से 70 72। चलो बच्चों, हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट कौन सा है? कोर है। कोर का क्या खास बात है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए और वो मोटा रहता है। सेकेंड पार्ट इज क्लेडिंग। क्लेडिंग में आप लिख लें, क्या लिख लेंगे क्लेडिंग में? कि इट इज थीनर देन कोर, कोर से ये पतला होता है। एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड μ2 इज लेस देन μ1। नोट कर लिए ना इतना? ओके। एंड इट प्रोवाइड रेयरर मीडियम, और ये क्या प्रोवाइड करता है? रेयरर मीडियम। एक एग्जांपल हमने दिया 1.48 और 1.5। इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट इट मे बी, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज, नोट करें, प्लास्टिक जैकेट। थर्ड पार्ट इज प्लास्टिक जैकेट। देखो, इट इज द आउटर पार्ट, it is the outer part of optical fiber. It gives protection to the core and cladding. It gives the protection to the core and cladding. It gives protection to the core and cladding. ओके बच्चों, अब आते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पे। तो आप लिख लो प्रिंसिपल। कभी कभी एक मार्क में आता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो लिखो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट अब आते हैं इसके वर्किंग पे। वर्किंग हेडिंग लगा है। वर्किंग में लिखो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट, when light rays incident from one end at an angle of incidence greater than critical angle, at an angle of incidence greater than critical angle, at an angle of incidence greater than critical angle, मतलब लाइट को हम उतने एंगल पे डालेंगे ताकि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। लाइट को हम उतने एंगल पे डालेंगे ताकि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देखें ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालो जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। देन इट सफर TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन again and again. Then it suffers TIR again and again. Then it suffers TIR again and again and passes from one end to another end. And passes from one end to another end. With minimum loss of intensity. With minimum loss of intensity of light.
मतलब इसके मदद से हम लोग लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं विथ कम से कम लॉस। नहीं तो आप दूसरे चीज से भेजोगे तो लाइट लॉस ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब नहीं करती। नाम पर इसका क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, यूजेस कहां यूज हो रहा। तो अभी हम तुमको एक इस्तेमाल बताए थे, इसका इस्तेमाल होता है बहुत लंबे दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट को ट्रांसमिट करना है। लाइट मतलब अगर आप टॉर्च ऐसे जलाओ तो लाइट जाएगा, लेकिन दूर तक नहीं जाता है, थोड़ी दूर बाद लाइट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है सराउंडिंग से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लाइट दूर तक जाए, लॉस कम हो या नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का। दूसरा इस्तेमाल है बच्चों, इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल लाइन में, इंडोस्कोपिक करते हैं। क्या करते हैं? इंडोस्कोपिक। इंडोस्कोपिक किया जाता है। क्या होता है इंडोस्कोपिक? इसमें अपने पेट के अंदर के इमेज को देखा जाता है। कैसे? एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके सामने में ऐसा कैमरा लगा रहता है और टॉर्च भी, और टॉर्च लाइट फेंकेगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां से आएगा और यहाँ पे डॉक्टर देख लेता है बाहर में। समझ में आ रहा है ना? डॉक्टर ऐसे बाहर में देख लेगा, यानी पेट के अंदर की कहानी देख सकते हैं। ठीक है, इसको लाइट पाइप भी बोलते हैं, लाइट पाइप। ये जो अंदर भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइट पाइप। दूसरा इस्तेमाल हो गया, तीसरा टेली कम्युनिकेशन में। टेली कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन, यानी टेलीफोन के लाइन को भी इससे हम लोग जोड़ सकते हैं। चौथा हो गया कि आप इससे इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिक यानी बिजली वाले सिग्नल को भेज सकते। कोई बोला कैसे? लाइट है तो तभी हम सिखाए थे। क्या करेंगे? यहां पर लगा देंगे ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी लेके लाइट बनाता है, जैसे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। वो क्या करता है? एलईडी जानते होगे ना, एलईडी बल्ब, वो क्या चल रहा है सामने, यहां से उसको करंट दो, वो लाइट बना देगा, फिर लाइट चल गया चल गया चल गया। यहाँ पे लाकर उसको दे दो फोटो डायोड पे। फोटो डायोड क्या करता है? जिसे वो होता है वो सोलर सेल, वैसा ही होता है, वो लाइट लेगा और करंट बना देगा। तो चला गया कि नहीं चला गया एक जगह दूसरी जगह। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि ये सेफ है, सुरक्षित है। भाई इलेक्ट्रिक तो है नहीं कि किसी को शॉक लग जाएगा, शॉक तो नहीं लगेगा ना। दूसरा फायदा है इसका कि मिनिमम लॉस है। तीसरा फायदा है फास्ट है। लाइट का स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज होता है, उससे तेज तो कुछ भी नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज है महंगा है, बस एक ही डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज, इसमें जॉइंट नहीं लगा सकते। अब एक से एक स्टार्टिंग से एंड तक करना होगा। अब कोई बोला नहीं इतना तो संभव नहीं है, तो बीच में अगर जॉइंट लगाओगे तो इसमें एक बड़ा सा बॉक्स लगता है। वो बॉक्स में क्या होगा? ये देखो, लाइट वापस निकल के इलेक्ट्रिक बनेगा और इलेक्ट्रिक फिर से लाइट बनेगा और फिर अगले केबल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जहां जॉइंट लगाओगे लाइट वहां से टीआईआर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? वहां मीडियम चेंज हो जाएगा ना उसका। हाँ, लाइट का मीडियम, मान लो जॉइंट लगाओगे तो थोड़ा सा ना थोड़ा उसमें गैप में एयर वेयर कुछ तो भरेगा, तो वहां पे टीआईआर ब्रेक हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। इसमें जॉइंटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो नोट कर लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखो पहला, इट इज यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ लाइट। It is used in long distance communication of light. Second point, use in medical for endoscopic to see या to examine the internal parts of our body. इंडोस्कोपी बोलते हैं, इंडोस्कोपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोस्कोपी। अगला पॉइंट मिलेगा, इट इज यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन वाला कम्युनिकेशन। इट इज यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन। आजकल तो बंद हो गया है टेलीफोन, सब वायरलेस आ गए हैं। अगला लिखो, इट इज यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट इज यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल
from one place to another place. It is used to transmit electrical signal from one place to another place. अब इसका एडवांटेजेस लिखें. एडवांटेजेस लिखो. देखो, it is safe. It is safe because signal is sent in the form of light. It is safe because signal is sent in the form of light. ये सुरक्षित है क्योंकि सिग्नल को लाइट के रूप में भेजे. अगला, the loss of energy is minimum. Loss of energy is minimum. Okay, next. It gives fast communication. It gives fast communication because speed of light is maximum. ठीक है. डिसएडवांटेज लिखो. देखो, it is very costly. It is very costly. Next, joint is not possible. Joint is not possible. Joining of, ऐसा लिखो, joint मत लिखो. Joining of two optical fiber is not possible.